विपुल भाई को भी भेजा था और नियति ताई को भी जी भेजा जी, था। इसीलिए मैंने जी बताया कि वो जी जी है जी आपका एक प्रश्न भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, आप पढ़, तो आप स्वयं स्वयं पढ़िए। दिनेश जी आप पढ़िए, फिर आगे के जो एंड्राइड हुए इनके प्रश्न हम ले लेंगे सब। ताई, वो इस व्यवस्था से संबंधित एक जिज्ञासा है मेरी जी कि 3 विद्यापीठों के विषय में हम सबने अध्ययन किया। जी तीनों के विषय अलग अलग हमने समझ करके किया था। तीनों के विषय अलग हैं। एक केवल ये जिज्ञासा है कि राम विद्यापीठ ये सभी अन्य जो अभी उप विद्यापीठों की रचना होनी है उनकी नियामक संस्था के रूप में रहेगा, या जो पाठ्यक्रम इसमें हमने 20 सत्रों में पढ़े, 18 सत्रों में, वो स्वयं अलग एक विद्यापीठ के रूप में रहेगा। अगर ये नियामक विद्यापीठ होगा तो जो ये अध्ययन अभी हमने किया है इसके माध्यम से ये किससे जुड़ेंगे? बस इतना ही था। जी जी, नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमने गत सत्र में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था और एक अन्य विद्यापीठ का उल्लेख हुआ था, चाणक्य विद्यापीठ। अब मैं पुनः इसको जरा अधिक स्पष्टता से बताती हूँ। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और स्पष्टता के लिए यह आवश्यक भी है। हम शिक्षा के 3 केंद्र मानते हैं। एक है कुटुंब, दूसरा है गुरुकुल और तीसरा है मंदिर। माने समाज में होने वाली शिक्षा के जितने भी आयाम हैं उन सबको एक केंद्र में यदि स्थापित किया जाए तो उस केंद्र का नाम मंदिर होगा। तो घर, विद्यालय अथवा कुटुंब, गुरुकुल और मंदिर, ये 3 शिक्षा के केंद्र बृहत अर्थ में रहेंगे। कुटुंब में आजीवन शिक्षा और मंदिर के इसको हमने व्यास विद्यापीठ नाम दिया, तो वह लोक शिक्षा और फिर गुरुकुल शिक्षा, यह इसका ज्ञानात्मक पक्ष है। अब इसको यदि हम विस्तार से देखें तो ये तीनों समानांतर चलने वाले हैं, एक दूसरे को पूरक हैं। इन तीनों को एक सूत्र में बांधने वाली ऐसी एक छत्र रूप मुख्य रचना होनी चाहिए, वह राम विद्यापीठ होगी। आज भी हमारे सामने यह प्रश्न तो है कि कितने प्रकार के विद्यापीठ चल रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग का है, कोई मेडिकल साइंस का है, कोई कानून का है, कोई सामाजिक विषयों का है, कोई व्यापार वाणिज्य को लेकर है। ऐसे विभिन्न विषयों के विभिन्न विश्वविद्यालय चलते हैं, परंतु इन सबको एक सूत्र में बांधने वाली कोई व्यवस्था आज नहीं है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो इनका आंतरिक सुसूत्रीकरण कौन करेगा? तो राम विद्यापीठ की कल्पना सर्व प्रकार के विद्यापीठों को एक सूत्र में बांधने वाली ऐसी रहेगी और इसलिए राम विद्यापीठ को हमने गुरुकुल शिक्षा के रूप में बताया है। तो अब गुरुकुल शिक्षा के लिए हम चाणक्य विद्यापीठ एक स्वतंत्र रचना करेंगे। तो ये पितामही विद्यापीठ, चाणक्य विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ, ये तीनों उपविद्यापीठ रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पुनरुत्थान पितामही उपविद्यापीठ ऐसा ही नाम है। तो ये तीनों उपविद्यापीठ रहेंगे। इनके अंतर्गत और भी विद्यापीठ शुरू हो सकते हैं विद्या शाखाओं को लेकर, तो वे उसके अंतर्गत आएंगे। जैसे पितामही विद्यापीठ के अंतर्गत बहुत विविध प्रकार के पाठ्यक्रम, विविध प्रकार की व्यवस्थाएं चल सकती हैं।
व्यास विद्यापीठ को लेकर भी चल सकती हैं और चाणक्य विद्यापीठ को लेकर तो चल ही सकती हैं। जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, कुबेर विद्यापीठ, श्रीनिधि विद्यापीठ, विश्वकर्मा विद्यापीठ, ऐसे भिन्न भिन्न नाम आपने सुने होंगे। गुरुकुल संकल्पना में भी विभिन्न प्रकार के गुरुकुल ऐसा है। तपोवन गुरुकुल का नाम भी सुना होगा। तो ये सब चाणक्य विद्यापीठ में होंगे। और राम विद्यापीठ क्या होंगे, मुख्यतः 3-4 मुद्दे हैं। उसका हम आगामी वर्ष में विस्तार से विवेचन करने वाले हैं। एक, ऋषि परंपरा निर्माण करना। आज ऐसा कहीं पर भी है ही नहीं, और ऋषि भारत की ज्ञान व्यवस्था में से निरस्त हो जाए, ये तो किसी को नहीं परवड़ेगा। इसलिए ऋषि परंपरा निर्माण करना, भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित सभी विषयों का चिंतन करना, इसलिए शोध और अनुसंधान करना। तो विभिन्न विद्यापीठों के कुलपतियों का निर्माण, जो अपने अपने स्वतंत्र दायित्व में विभिन्न प्रकार के विद्यापीठ चला सके। फिर आचार्य निर्माण, और फिर अपने शास्त्रों का अध्ययन, अनुसंधान, और सबसे महत्वपूर्ण है युगानुकूल पुनः प्रस्तुति। ये युगानुकूल पुनः प्रस्तुति नहीं हो रही है, इसलिए हमारे शास्त्र सारे अप्रासंगिक बन गए हैं। हम सम्मान से वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत आदि की बात तो करते हैं, परंतु देश उनके अनुसार नहीं चलता है, क्योंकि व्यवस्थाओं की दृष्टि से आज की विश्व स्थिति और आज की हमारे देश की स्थिति को लेकर उनको प्रासंगिक बनाने का ज्ञान पुरुषार्थ हम कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति, ये 4 विषय प्रमुख रूप से राम विद्यापीठ के रहेंगे। तो जितने भी उप विद्यापीठ होंगे, उनके कुलपति, उनके मुख्य शैक्षिक रचना और उनका विचार, और ये सब राम विद्यापीठ में होगा। ऐसा हमारा मुख्य है वो राम विद्यापीठ, और उसके उप विद्यापीठ के रूप में अभी 3 हैं, व्यास विद्यापीठ, चाणक्य विद्यापीठ और पितामही विद्यापीठ। आगे जैसे जैसे विषय कृति रूप में उतरता जाएगा, वैसे वैसे उप विद्यापीठों की भी अनेक शाखाएं और राम विद्यापीठ के भी अनेक आयाम प्रस्तुत होते जाएंगे। क्या इतना पर्याप्त है दिनेश जी? जी जी जी, हाँ, हाँ, स्पष्ट हो गया। जी हाँ, हाँ, स्पष्ट हो गया। हाँ। अभी राजेंद्र जी प्रश्न पूछ रहे हैं। भाई एक प्रश्न है। में 3 व्यक्ति और भी है इसमें। विपुल भाई, मेरे इसमें वो हैंड वाला नहीं है, पर मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगी बाद में। 1 मिनट होल्ड रखना सभी। थोड़ी देर बाद। हाँ, जब आप एक बोलेंगे मिनट, तब। 1 मिनट होल्ड रखें बस। ये राजेंद्र जी पूछ लीजिए आप। 1 मिनट होल्ड रखिए, ताई जी निकल रहे हैं अभी 1 मिनट के लिए, गाड़ी में बैठ रहे हैं ताई। मेरे को भेज देनी चाहिए। कौन से? अब थोड़ी जाएंगे। हाँ, हाँ, तो मेरे को भेज हाँ हाँ हाँ, भेज दो अभी भेज देता हूँ। अब थोड़ी जाएंगे। हाँ अभी बिल्कुल जगह।
भाई राम विद्यापीठ को राम विद्यापीठ क्यों नाम दिया? दो कारण से कि राम जी ने अपना जीवन समग्रता से जिया, और दूसरा राम भारत के प्राण तत्व हैं इस रूप में। जीता है। जी हाँ। यह भी मूल प्रश्न है। बात तो ठीक है, हमने बहुत लंबा चौड़ा विचार किया था, ऐसा तो नहीं है। इसका संदर्भ मूल मैंने प्रारंभ में बताया था कि विद्यापीठ ने ज्ञान सागर ग्रंथमाला करके 1051 ग्रंथों का निर्माण और प्रकाशन किया। ये भारत में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी करना चाहता है, उसके लिए भारतीय ज्ञान दृष्टि पर आधारित हमारे पास ग्रंथ होने चाहिए, इसलिए किया था। वो हमने हमारी परंपरा के अनुसार लोकार्पण करने से पहले रामार्पण किया अयोध्या में जाकर। उसी समय जो कार्यक्रम हुआ वो राम जन्मभूमि न्यास और उन लोगों के माध्यम से, फिर संघ के माननीय भैयाजी जोशी भी उसमें उपस्थित थे। तो हमने सबके सामने और राम भगवान के सामने ही प्रस्ताव रखा था कि अभी देखो रामलला तो 5 वर्ष के हैं, उनको गुरुकुल में तो जाना पड़ेगा, और इसलिए राम राज्य तो तभी आएगा जब वे गुरुकुल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें राम विद्यापीठ चाहिए। तो हम सब मिलकर राम विद्यापीठ की रचना करें। तो राम विद्यापीठ की कल्पना है राम राज्य के लिए, और त्रिलोक में और त्रिकाल में राम राज्य तो आदर्श राज्य है, जहाँ ज्ञान भी सुरक्षित और सम्माननीय है, प्रजा भी सुरक्षित है, और सब है। तो राम राज्य के लिए राम विद्यापीठ, ऐसी कल्पना करके हमने राम विद्यापीठ ऐसा हमारे चिंतन के पहले आयाम का नाम दिया। और दूसरा तो हम जानते हैं कि राम सर्वगुण संपन्न, माने सर्व प्रकार की मर्यादाओं के साथ, और सर्वगुण संपन्न, समर्थ और विनयशील, व्यवहार दक्ष और तत्वदर्शी, सर्व प्रकार के लिए हमारी प्रेरणा है। इसलिए मुख्य विद्यापीठ जो है उसका नाम हमने राम विद्यापीठ दिया। इतना पर्याप्त है राजेंद्र जी? हाँ ठीक है जी। आगे प्रश्न है संदीप जी, आपका प्रश्न। प्रणाम ताई। हाँ जी कर। ताई, मेरा ऐसा प्रश्न है कि जब हम बात कर रहे हैं, प्रारंभ से राम विद्यापीठ का चिंतन कर रहे हैं, तो ये तो समझ में आता है और स्पष्ट भी है कि राम विद्यापीठ पूरे इस देश की शिक्षा के केंद्र में रहेगा। जैसा कि स्वायत्तता की बात की, तो सरकार से मुक्त होकर के सरकार का शिक्षा मंत्रालय भी एक प्रकार से राम विद्यापीठ के माध्यम से ही संचालित होगा। और जितने भी हमारे ये उप विद्यापीठ के माध्यम से, या यूं कहें कि शिक्षा के जो आयाम है, उनके लिए स्वतंत्र रूप से जो विद्यापीठ है, उसके पूरे केंद्र में हमारा राम विद्यापीठ होगा। तो चर्चा में भी आया, और आपने एक बार कहा भी था कि पुनरुत्थान विद्यापीठ को हम राम विद्यापीठ की भांति ही मान सकते हैं, या राम विद्यापीठ ही है, ये उसका स्वरूप है, आगे विस्तार होता है तो इसका प्रकटीकरण और विराट रूप हमारे को देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमारा अभी देश है, इसका जो भौगोलिक स्वरूप है, उसको देखते हुए क्या पूरे देश में एक ही राम विद्यापीठ होगा, या इसके प्रतिरूप होंगे, या इसकी शाखाएं होगी? आपकी कल्पना में इसको लेकर के क्या आता है? तो ये छोटा सा एक कृति रूप के लिए प्रश्न था। हाँ जी, मैं आपको ये करूंगी। हमारा चिट्ठी का 19वां अंक है, वह विभिन्न प्रकार के विद्यापीठों का निरूपण कर रहा है। उसमें राम विद्यापीठ भी है, व्यास विद्यापीठ भी है, और बाकी सारे विद्यापीठ भी हैं। उसकी रचना भी ऐसी ही है। दूसरा ग्रंथ है गुरुकुल संकल्पना, विभिन्न प्रकार के गुरुकुल जो देश की
140 करोड़ जनसंख्या की जो आवश्यकता है, ज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए होंगे। तो उसमें यही प्रतिपादन है कि राम विद्यापीठ मुख्य रहेगा, परंतु राम विद्यापीठ की अनेक शाखाएं देश भर में होंगी। पहले केंद्र होता है, फिर उसका विस्तार होता है, तो एक सर्कल बनता है, बहुत छोटा सर्कल होता है, फिर बड़ा सर्कल होता है, परंतु उसका केंद्र बिंदु तो एक ही एक रहता है। इसलिए राम विद्यापीठ के नाम से जैसे भगवान शंकराचार्य के 4 धाम थे, उस प्रकार से 4 दिशाओं में एक एक राम विद्यापीठ का अंग ऐसा होगा। उससे अधिक आवश्यकता पड़ेगी तो और अधिक होंगे। ऐसे राम विद्यापीठ भी एक से अधिक होंगे, परंतु वे राम विद्यापीठ ही होंगे जो अपने आसपास के बाकी सारे विद्यापीठ रहेगा, एक सूत्रता निर्माण करने के लिए। बाकी आवाज नहीं आ रही है ताई की। ताई यात्रा में है ताई यात्रा में है। हाँ, अभी संभल से निकले हैं वो यहाँ अनावत आने के लिए। ठीक है। तो जो मैंने कहा आपके प्रश्न के उत्तर में, वो पूरा सुना क्या? नहीं ताई, बीच में कट गया था। आप बता रहे थे कि पुष्कर में जैसे अलग अलग जगह चारों कोनों शंकराचार्य के धाम होते हैं, चर्चा चल रही थी। हाँ हाँ हाँ, तो उसके बाद में मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया था कि राम विद्यापीठ के अंग भी माने केंद्र भी पूरे देश भर में रहेंगे, उप विद्यापीठों के केंद्र भी देश भर में रहेंगे, और सभी की राम विद्यापीठ के साथ सुसूत्रता और सभी राम विद्यापीठों के केंद्रों की मुख्य केंद्र के साथ सुसूत्रता, ऐसी व्यवस्था तो रहेगी। मानिए पूरा नेटवर्किंग इस प्रकार से होगा, परंतु यह सत्ता का रेगुलेशन नहीं है। जैसे हम आज राज्य सत्ता के बारे में सोचते हैं, ऐसे सत्ता का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण नहीं है। वह ज्ञान व्यवस्था की आंतरिक सुसूत्रता रहे, इस प्रकार की रचना होगी। तो मैंने उदाहरण दिया था कुंभ मेले का कि देश भर में जो साधु सन्यासी अटेंड करते हैं, वे सारे सामाजिक स्थिति का आकलन करते हैं, समाज के प्रश्नों का आकलन करते हैं, और फिर वो देखते वो सब आकलन करके 12 वर्षों में कुंभ मेले में धर्म संसद होती है। वहाँ विस्तार से इसका विचार विमर्श चर्चा ये सब होता है, और बाद में जहाँ कहीं भी रीति रिवाजों में, सिद्धांतों में, व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, वह परिवर्तन करना चाहिए, ऐसा वो संसद में निश्चित होता था। और फिर सारे सन्यासी साधु देश भर में पुनः जाते थे ये लेकर, और लोगों का मार्गदर्शन करते थे। इस प्रकार से पूरे देश भर में व्यापक रूप में आवश्यक परिवर्तन होता था, ऐसे तैसे ही नहीं हो जाता था। स्वैच्छिक रूप से मैंने जो जो भी मन में आया और परिवर्तन कर दिया, ऐसा नहीं होता था, परंतु परिवर्तन अवश्य होता था, परंतु उसकी एक रीत थी। ये राज्य सत्ता नहीं थी, ये अर्थ सत्ता भी नहीं थी, यह धर्म सत्ता थी। तो उसके जो रीति रिवाज नियम कानून है, वो अलग प्रकार से होते थे और अलग प्रकार से लागू भी होते थे। ऐसा कुछ ज्ञान और धर्म का साथ अपने यहाँ सोचा गया है। वह सरकार से मुक्त है, परंतु सरकार और समाज के लिए अत्यंत उपकारक है, इसलिए राज्य भी उसका सम्मान करता था और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करता था।
और आदर के साथ उसका मार्गदर्शन प्राप्त भी करता था। और फिर भी ये सारे धर्माचार्य साधु सन्यासी राजा की सत्ता का अनादर नहीं करते थे, उस व्यवस्था में ही रहते थे। ऐसे हमारे यहाँ अलग प्रकार से व्यवस्था की गई थी। ये भारतीय व्यवस्था है। अब इसके इतने शोध के विषय बनते हैं जिसकी और आज हमारे एक भी विषय में कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ऐसे शोध के विषय, उसमें शोध कार्य, उसको लेकर हमारी व्यवस्थाओं का आकलन, उसको लेकर हमारे शास्त्रों की पुनर्रचना, पुनः प्रस्तुति, ये सारे विषय मूल रूप में राम विद्यापीठ में ही शुरू होंगे। और जहां जहां भी उसका आगे ले जाने का काम है वो अन्य विद्यापीठों में भी होगा। ऐसी ये आंतरिक सुसूत्रता और संवाद चलेगा, ऐसी कल्पना है। और इसका मुख्य केंद्र राम विद्यापीठ होगा और इस प्रकार का नेटवर्किंग भी देश भर में होगा। क्या इतना पर्याप्त है अभी? जी जी ताई। जी ये अगला प्रश्न है किशोर जी कुलकर्णी। हाँ जी, हाँ नमस्ते सभी को। ताई नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। आ, ये जो शुरुआत से है ना ताई, जब ये पत्र आया था तब से क्रिस्टल हाँ क्लियर है कि पितामही विद्यापीठ क्या है, राम विद्यापीठ क्या है, व्यास विद्यापीठ क्या हाँ है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, ये बिल्कुल क्रिस्टल हाँ क्लियर था। हाँ हाँ लेकिन अभी सभी के जो प्रश्न आ रहे हैं ना, वही प्रश्न मेरे मन में था और वही हाँ प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं कि हाँ विद्यापीठ का काम क्या है, कैसे करेगा, ये स्पष्ट होता गया आगे आगे। हाँ हाँ लेकिन जी पुनरुत्थान विद्यापीठ के अंतर्गत 3 विद्यापीठ आ रहे हैं। ये हाँ उस वक्त स्पष्ट हो गया कि राम विद्यापीठ, पुनरुत्थान जी विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ, ये हाँ पुनरुत्थान हाँ के अंतर्गत। हाँ अभी जी जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसमें क्या हो गया, उसमें भी और हाँ कुछ विद्यापीठों की संभावनाएं हाँ हाँ, चलती गई, जैसे कल्पनाएं चाणक्य करती विद्यापीठ और हाँ ऐसे। जी। तो ये क्या हो रहा है, सभी तो के प्रश्न उसी के हाँ हाँ संबंधित ऐसे है कि कौन सा विद्यापीठ जी कहाँ, इसमें जरा है ना कार्यकर्ता को भी हाँ समझने में अड़चन है, बाकी लोगों को में तो जी जी और हो सकती है। तो हम एक हाँ हाँ शीर्षस्थ नियामक संस्था, उसके अंतर्गत दूसरी, उसके अंतर्गत तीसरी संस्था, ऐसी जो है ना उसको सभी को विद्यापीठ ऐसा हाँ संबोधन कर हाँ रहे हैं। तो उसके लिए कोई अलग संबोधन कर सकते हैं क्या, हाँ जैसे हाँ कार्यकर्ता को भी समझने में दिक्कत नहीं होगी और बाकी लोगों को हाँ भी उपविद्यापीठ समझने कहा में दिक्कत नहीं सभी के लिए। हाँ 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 सभी के लिए उपविद्यापीठ। हम दो शब्दों का प्रयोग करेंगे, विद्यापीठ, उपविद्यापीठ और गुरुकुल। है। हाँ जो हाँ, स्थानिक है वह तो गुरुकुल ही है, गुरुकुल परंतु बराबर। जो व्यापक रचना है वह विद्यापीठ है। और ये जो शाखाएं हैं, माने व्यास विद्यापीठ है, पितामही विद्यापीठ है, ये सारे उपविद्यापीठ हैं। हाँ, तो मुख्य शीर्षस्थ संस्था होंगी पुनरुत्थान विद्यापीठ, उसके अंतर्गत ये तीनों उपविद्यापीठ होंगे और हाँ उपविद्यापीठ के अंतर्गत बाकी जो होंगे उसे हम गुरुकुल कहेंगे। हाँ हाँ जो भी विषय हैं उसको लेकर जो गुरुकुल होंगे वो सब उस विद्यापीठ में रहेंगे। उदाहरण के लिए गृह गुरुकुल है तो वो पितामही विद्यापीठ के अंतर्गत चलेगा। हाँ हाँ, वो समझ में आ गया, वो हाँ ठीक है। हाँ हाँ। और पितामही उपविद्यापीठ राम विद्यापीठ का उपविद्यापीठ है। हाँ हाँ, अच्छा। तो जब राम विद्यापीठ, एक ही प्रश्न बचता है, राम विद्यापीठ स्थापित हो जाएगा माने तब पुनरुत्थान विद्यापीठ ही राम विद्यापीठ बनेगा ना, और कौन सा अलग है। अच्छा, फिर पुनरुत्थान विद्यापीठ की जगह राम विद्यापीठ ले हाँ रहा है इस तरह से। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। आ गया, और अब समझ में आ गया। आपने देखा होगा कि अभी पितामही विद्यापीठ की, पितामही उपविद्यापीठ की तो स्थापना हो भी गई। ठीक है, फिर शीर्षस्थ संस्था उस समय राम विद्यापीठ होगी। हाँ 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 हाँ, वो जो होगा तब होगा, माने वो कोई हाँ शब्दों में इतना कोई ये है ऐसा नहीं है, परंतु अभी कार्य को देखते हुए रचना तो ऐसी ही है। हाँ, कार्य समझ में आ रहा है, लेकिन वो हाँ सभी का प्रश्न इसी की ऐसे ही आ रहे हैं कि इसका हाँ क्या होगा, उसका क्या होगा, हम्म। बस। वो हम लोगों को अभी यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है ना, हाँ, वो आदत है, उसकी आदत है, कोई इतना इसीलिए। हमारे
गर्दन पर है कि उसे बाहर आकर जरा विचार करना होगा। तो धीरे धीरे हाँ उससे बाहर आने का प्रयास कर भी रहे हैं और अन्य लोगों को बाहर लाने का भी काम चल रहा है। अरे मौलिक सोचो, भारत की दृष्टि से सोचो, ये ब्रिटिश व्यवस्था और ब्रिटिश तंत्र, और इससे मुक्त बनो। पहले विचार में मुक्त बनो, चिंतन में मुक्त बनो, और धीरे धीरे चिंतन में मुक्त बनेंगे तो व्यवस्था में भी मुक्त बनते जाएंगे। जी दही। जी। मैं पूछूं विपुल भाई? हाँ जी जी, नीति पे पूछिए। हाँ ताई नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये प्रश्न है कि राम विद्यापीठ में कुलपति तैयार होंगे, ऐसा हम्म, अपना ये है। तो यदि इनके ऐसे केंद्र अलग अलग हो गए हम्म, तो वहां कुलपति तैयार होंगे, फिर वो जो मेन केंद्र है वहां के उनका कुछ मतलब ये कैसे होगा कि वहां कुलपति तैयार हाँ, होंगे, फिर वो हाँ, केंद्र जो जो रहेगा मेन काम जो काम वहां राम के फिर विद्यापीठ, वहां पर भी उनका कुछ हाँ, मूल्यांकन वगैरह ऐसा कुछ होगा? सब 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 जो काम के राम विद्यापीठ में होगा वो देश के सभी राम विद्यापीठों में होगा। नहीं, सभी में तो जैसे हो गया, मान लीजिए किसी शहर में एक राम विद्यापीठ केंद्र है, हम्म, वहां पर तीन तीन लोगों को कुलपति बनाया गया, तो हम्म, क्या वो जो मेन केंद्र है वो भी उसको प्रमाणित करेगा कि वो अपने फिर कि थोड़ा अलग से कुछ उसका वो वो करेगा? वो व्यवस्था तो एक ही होगी। केंद्र कहीं पर भी हो देश भर में, समझो 10 केंद्र हैं, परंतु हाँ। साथ मिलकर ही होगा। उस विद्यापीठ में तैयार हुआ कुलपति है ऐसा नहीं, वो एक राम विद्यापीठ में ही तैयार हुआ है ऐसा रहेगा। आप आज यूनिवर्सिटी और उससे अफिलिएटेड कॉलेजेस कहो ना, कॉलेजेस तो अनेक हैं, हाँ। यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन भी बहुत हैं। हम्म। तो वो व्यवस्था कैसे बिठाना, माने 10 केंद्र हैं राम विद्यापीठ के, 10 हाँ। केंद्रों में कुलपति है, एक कुलाधिपति भी होगा। हाँ, तो वो कुलाधिपति पहले कुलाधिपति का अंतिम रहेगा ना निर्णय? हाँ, मैं अभी ऐसा नहीं सोचा जाता, वो 11 लोग मिलकर क्या करते हैं वही मुख्य बात रहेगी। कुलाधिपति एक व्यवस्था है जो सभी लोगों का मिलकर क्या विचार है उसको वाचा देता है। सबका सम्मान एक ही है। हम्म। इसमें और छोटी सी बात जोड़नी थी मेरे को। हाँ जी। ताई हम क्या है कि अभी भी यूजीसी और इस ढांचे से बाहर आकर के नहीं सोच पा रहे। वास्तविकता में इसकी कार्य पद्धति या जो संगठनात्मक स्वरूप है, अगर हम हाँ, संघ का संगठनात्मक स्वरूप को समांतर रख के कुछ सोचेंगे तो हम हाँ, थोड़ा और परिष्कृत रूप से हाँ, अपना स्वरूप स्पष्ट कर पाएंगे। अब कौन हाँ, विभाग प्रचारक, कौन क्षेत्र प्रचारक, कौन कार्यवाह, कब क्या मिलता है उसको दायित्व, कब कौन सा कहीं से कहीं जाते हैं, तो उसका विविध संगठन में, तो ऐसा कुछ मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे करते चलेंगे, इवॉल्व होगी, तो ये चीजें और स्पष्ट होती जाएगी। आज हम बुकिश होकर के कोई नियमावली बना लें तो इसका स्वरूप हाँ, तो ऐसा स्पष्ट नहीं, होने की बजाय हम इसको विकृत कर देंगे प्रारंभ करने से पहले या स्पष्ट करने से पहले। हाँ, वो ज्यादा उलझ जाएंगे। जी जी इसलिए जी ताई। हमें सब कुछ खुला रखकर चिंतन को आगे बढ़ाना चाहिए, और पहले तो चिंतन की ही स्पष्टता प्राप्त करना आवश्यक है। रचनाएं करेंगे उसके पहले चिंतन में स्पष्ट होना कि हम करना क्या चाहते हैं। इसलिए हमारे सामने मॉडल्स, एक यूनिवर्सिटी का मॉडल होता है, एक संसद का मॉडल होता है, एक संघ का मॉडल है। ऐसे हमारे तक्षशिला का मॉडल क्या होता है, फिर उससे भी पहले कण्व मुनि के, वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल कैसे चलते थे। क्या ये केवल अयोध्या में चलता था वशिष्ठ मुनि का गुरुकुल? नहीं,
वो तो देश भर में होता था। वशिष्ठ विद्या होती है, कण्व मुनि का, सांदीपनि मुनि का कैसे चलते होंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हाँ, तो मतलब ये वो रचना हाँ, रचना पूरी देखना पड़ेगी। रचना, हम कुछ रचना सोचे उसके पहले चिंतन हमको इस दिशा में करना होगा। अब मैंने बाकी 3 देखे, वो तो आज हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे संसद का मॉडल, यूजीसी का मॉडल, संघ हाँ, का मॉडल आज हमको दिखाई दे रहा है। कण्व और सांदीपनि का कहाँ दिखाई दे रहा है, तक्षशिला का कहाँ मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो उसमें जितना हमको पता चलता है उतना करने के बाद चिंतन तो हमारा अपना ही विकसित करना होगा। प्लीज अंडरलाइन द सेंटेंस। जी, ठीक है। जी ताई। जी, आगे श्रीनिवास जी, आपके प्रश्न। ताई प्रणाम जी। नमस्कार जी। हाँ, तो अभी तो चिंतन का तो थोड़ा समझ में आया है। तो जी, अगले इसको अगले योजन क्या होगा, इसका अगला स्टेप्स क्या होगा? हाँ, करीब अगला वर्ष में 10 वर्ष में क्या हाँ, क्या हाँ, स्टेप्स होना चाहिए इसके लिए, हाँ, स्थापना हाँ, करने के लिए? हाँ। जी। अभी मैंने पहले भी इन सत्रों में कहा था कि चिंतन के अनुसरण में कार्य योजना बनती है और कार्य योजना के अनुसरण में कृति होती है। अभी कार्य योजना और कृति ये तो शुरू हो गया, क्योंकि उसका चिंतन भी बहुत पहले से हमारे यहाँ चलता आया है। व्यास विद्यापीठ का होगा, राम विद्यापीठ का चिंतन सत्र भी आगामी वर्ष में भी चलेगा, क्योंकि अभी इसके तो कितने आयामों में हमें स्पष्टता प्राप्त करनी है। परंतु कृति में छोटे 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 रूप में वह उतरता रहेगा, जो मूल चिंतन के अविरोधी होगा। तो कृति भी होगी, परंतु राम विद्यापीठ को कृति रूप धारण करने के लिए अभी आगामी वर्ष चिंतन का ही रहेगा, ऐसा अभी लगता है। फिर हम देखेंगे कि यदि कुछ समय में हमारा चिंतन हमको लगता है कि अब कार्य योजना बनने लायक हुआ है, तो हम कार्य योजना पर विचार शुरू करेंगे। देखिए, ये भले ही मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, परंतु ये सहज चिंतन है। जितने भी श्रोता हैं वे चिंतन में सक्रियता से सहभागी हो रहे हैं। तो ये सामूहिक चिंतन हमारा चलता रहेगा। जी गौरी जी, जी। हाँ, प्रणाम ताई जी। नमस्कार। ताई जी, मेरा बहुत बेसिक सवाल है कि जो विद्यार्थी और शिक्षक रहेंगे विद्यापीठ के लिए, तो जो आचार्य या प्रोफेसर बोलिए कि वो फुल टाइम करेंगे या टेम्पररी ऑप्शन भी होगा, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो हम सुनने वाले जो श्रोता हैं वो अब मतलब 40 से देना अबव है बंद। मोस्टली। अगर हम 20 साल के बाद ये योजना का प्रयोजन कर रहे हैं तो हम 60 तक पहुंच जाएंगे। तब हम में इतनी कैपेसिटी होगी कि हम फुल टाइम करें। अलग अलग आपने कहा कि विद्यापीठ अलग अलग स्टेट्स में होंगे, तो या इसका कोई अगर हमें आप आचार्य चाहिए दूसरे, उनका बैकग्राउंड भी हमसे मिलजुलता होना चाहिए। जैसे मेरी संतान है, अगर मुझे उसको बनाना है तो उसका बैकग्राउंड भी वैसे ही सटीक होना चाहिए जो दूसरों को आगे नए वाली पीढ़ी को सिखा सके। मेरा दूसरा ये सवाल था कि शुरुआत में तो सब लोग बोलते हैं आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। बट आप कोई चीज शुरू करते हो तो विद्यार्थी तो बहुत सारे आते हैं, बट आपको वो अकेला पूरा भार कंधे पे लेके चलना पड़ता है। तो आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि आपको 20 वर्ष तक प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? जब पितामही विद्यापीठ चल रहा है, पुनरुत्थान विद्यापीठ चल रहा है, तो आप तो जुड़ सकते हैं, सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं।
और आपको 20 वर्ष तक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे उसमें जिस रूप में कार्य करने के लिए आते हैं वैसे वैसे काम करते जाएंगे। वो पार्ट टाइम होल टाइम क्या होता है, तो आज की संस्थाओं की शब्दावली है। तो जिसकी जितनी सहभागिता सब उतनी रहेंगे, ऐसे ही वह बिल्डअप होता रहेगा। तो जैसे जो भी विषय है, जो भी विचार है, जो भी व्यवस्था है, उसके अनुरूप लोग उसमें सहभागी होते जाएंगे। और फिर व्यवस्था तो है आचार्य बनने की। आचार्य अध्ययन संकाय तो बहुत पहले से चल रहा है। आचार्य बनो, कुलपति बनो और दायित्व संभालो। आप जितना समय, जितनी शक्ति, जितना अध्ययन कर सकते हैं उतना सब इसमें दे दो। तो इस पद्धति तो यही होती है। दूसरा, आपने जो प्रश्न पूछा कि आप शुरू तो कर देते हैं, फिर विद्यार्थी बहुत मिलते हैं, आचार्य और दायित्वपूर्ण कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं। तो ये तो पहले से आपकी योजना में भी होना चाहिए कि हमें केवल विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी ही कार्यकर्ता के रूप में विकसित हो सके और उसमें सहभागी बनते जाए और उत्तराधिकारी बने, वो दायित्व अपने हाथ में ले। ऐसे ही तो योजनाएं चलती हैं। तो व्यवस्था तो वैसी भी करनी होती है। ठीक है जी ताई जी, हाँ। धन्यवाद। अभी तक नहीं पूछे ऐसे लोग भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बल्कि ऐसे लोग ही पूछना चाहिए। हाँ, तो पहले से जो पूछ रहे हैं यही शायद अभी भी यही लोग पूछ रहे हैं, और निश्चित रूप से जुड़ने वाले कई लोग हैं इसमें, इसको भी प्रश्न तो आना चाहिए, पूछना चाहिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आगे हैंड राइज होगा इनका। अभी डॉक्टर राजनारायण जी आपका प्रश्न रखेंगे। जी जी, ताई जी प्रणाम। नमस्कार। ताई जी, मेरी जिज्ञासा है, अभी तक जो मैं समझा हूँ कि जैसे राम विद्या केंद्र हो गया, तो राम विद्यापीठ हो गया, तो ये आचार्य निर्माण, कुलपति निर्माण और साथ में रिसर्च के क्षेत्र में, और जो भारतीय परंपरा के ग्रंथ हैं उनको आधुनिक तरीके से लेखन के कार्य में, और एक सूत्र में सारे गुरुकुलों को पिरोना, ये राम विद्या केंद्र का काम हो गया। राम अब इसमें जो शिक्षा के केंद्र हैं वो तो 3 हो गए, कुटुंब, मंदिर और गुरुकुल। जी हाँ, जो ये तीनों ही लोक शिक्षा के लिए काम करेंगे। तीनों लोक शिक्षा के लिए नहीं करेंगे, व्यास विद्यापीठ लोक शिक्षा के लिए होगा। जी जी, पितामही विद्यापीठ कुटुंब शिक्षा के लिए होगा। तो इसमें ताई कुटुंब भी तो लोक ही होगा कि लोक शब्द कुछ अलग है? मतलब जनमानस से संबंधित लोक हो गया। हाँ, तो जो कुटुंब भी है तो वो भी तो अपने कुटुंब के लिए करेगा, लेकिन एक तरह से ये पूरे जनमानस के लिए ही तो वो व्यवस्था लागू होगी, हर एक घर में तो वो व्यवस्था लागू होगी। हाँ, देखो, भोजन को पवित्र मानना चाहिए, भोजन सात्विक होना चाहिए, भोजन तैयार अन्न जो है वो उसका विक्रय नहीं होना चाहिए। ये तो पूरे समाज को लागू होने वाले विषय हैं। परंतु भोजन करना, भोजन बनाना, भोजन करवाना ये कुटुंब में होता है। जी जी, तो कुटुंब समाज व्यवस्था की लघुतम इकाई है। उस कुटुंब का जीवन कैसे होगा, आजीवन व्यक्ति कुटुंब में रहता है, उस दृष्टि से उसका जीवन कैसा होगा इसकी चिंता तो कुटुंब में करना है। देख, वृद्धों का उपसेवन करना चाहिए, वृद्धों ने उपसेवन के योग्य होना चाहिए, ये तो समाज को दी जाने वाली शिक्षा है। परंतु घर घर में जो वृद्ध होते हैं उनका क्या करना, ये तो करने वाली बातें तो घर में होती हैं। जी,
इसलिए कुटुंब शिक्षा कुटुंब में होने वाली शिक्षा है, कुटुंब के लिए होने वाली, और लोक शिक्षा समाज प्रबोधन की शिक्षा है, समाज व्यवस्था की शिक्षा है, समाज के व्यवहार की शिक्षा है। सामाजिक शिष्टाचार और कुटुंब का व्यवहार ये दो अलग बातें हैं। जी। इसलिए तो उसके लोक जी शिक्षा व्यास विद्यापीठ का विषय रहेगा। जैसे तो फिर फिल्में कैसे होनी चाहिए, धारावाहिक कैसे होनी चाहिए, विज्ञापन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, विज्ञापन कैसे होने चाहिए, मंचीय कार्यक्रम कैसे होने चाहिए, ये कुटुंब के विषय नहीं है, समाज के जी विषय है। जी तो फिर इसमें चाणक्य विद्यापीठ की क्या आवश्यकता है ताई जी? जैसे चाणक्य, अगर ये तो काम हाँ हाँ, नहीं अब मैं बताती हूँ। कुटुंब में व्यक्ति जन्म से रहना शुरू करता है। जी 8 वर्ष की 10 वर्ष की आयु में उसको विद्यालय जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। जी तो वो कहाँ जाएगा? गुरुकुल में जाएगा। 8 जी वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की गुरुकुल की शिक्षा है, वह चाणक्य जी विद्यापीठ में होगी। और फिर जो राम विद्यापीठ का मैंने कहा, 4 बातें मैंने कही, वो राम विद्यापीठ में होगी। आप कह सकते हैं कि वो हायर एजुकेशन है, परंतु हायर से भी हायर है। वो सभी हायर एजुकेशन की विद्यापीठों को एक सूत्र में बांधने वाला विद्यापीठ होगा। आज वह देश में है नहीं, ये काम है ना सरकार का, शिक्षा विभाग करता है, जिसको जी नहीं जी करना चाहिए। उसमें जी ज्ञानात्मक कुछ नहीं होता, उसमें केवल कायदे कानून और बजट और ग्रांट इतना ही होता है, उससे नहीं एक जी सूत्र में बांधा जाता। ज्ञानात्मक दृष्टि से एक सूत्र में बांधना ये राम विद्यापीठ का काम रहेगा। जी जी इसलिए चाणक्य उपविद्यापीठ, व्यास उपविद्यापीठ, पितामही उपविद्यापीठ और राम विद्यापीठ, इन सबका सूत्र एक सूत्र में पिरोने वाला विद्यापीठ, ऐसी व्यवस्था रहेगी। परंतु फिर भी अभी आप यूजीसी और सरकार का शिक्षा विभाग इसकी व्यवस्था से मुक्त होकर विचार करिए। जी 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 जी, एक एक मेरी और जिज्ञासा है ताई हाँ जी, हाँ कि जी। ये जैसे मंदिर के शिक्षा की बात हुई कि गुरुकुल हम्म, हो गए, केंद्र कुटुंब हो गया और मंदिर हो गया। हाँ हाँ। तो ये मंदिर में अभी तो कुछ कुछ मंदिरों में पहले प्रवचन होते थे या शिक्षा के केंद्र भी होते थे, जो पुरोहित हम्म, लोग थे वो पढ़ाते भी थे बच्चों को। हम्म, हम्म। तो आगे जो है ये पुनरुत्थान विद्यापीठ में या राम विद्यापीठ में मंदिर में किस तरह की शिक्षा होगी, ये विचार किस तरह का होगा या क्या होगा, वो थोड़ा जिज्ञासा है। देखो, समाज प्रबोधन के माध्यम कौन कौन से होते हैं? लोक जी नृत्य, गीत, संगीत, नाट्य, साहित्य, कथा, प्रवचन, जी ये सब जी होते हैं कि नहीं? तो जी जी स्थान स्थान पर ये सब हमारे यहाँ होते थे। जी रामलीला, गणेशोत्सव, नवरात्रि, ये सारे लोक शिक्षा के माध्यम होते हैं। फिर आज जी के समय में कहो तो फिल्में, धारावाहिक, ये सारी जी बातें जो है, बड़े बड़े सम्मेलन, तीर्थ यात्राएं, शोभा यात्राएं, ये सारी समाज शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं। अब वो जी आज भी वे सारी व्यवस्थाएं तो हैं, परंतु अड़चन क्या है, अवरोध क्या है, वो सब पश्चिम का जो अर्थ केंद्रीय काम केंद्रीय विचार है, उसी का जी विषय वस्तु लिए हैं। जी जी फिल्म का माध्यम तो प्रभावी है, परंतु उसमें भारतीयता के संस्कार नहीं होते हैं। वो तो जी बाजार का जी अंग बन गए कि कस्टमर जो चाहेंगे वो दो और अपनी टीआरपी बढ़ाओ, कमाई बढ़ाओ। तो वो शिक्षा और संस्कार के माध्यम तो नहीं रही। जबकि जी हमारे यहाँ संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण कला क्षेत्र, संपूर्ण नृत्य, नाट्य, गीत, संगीत, कथा, प्रवचन, तीर्थयात्रा, सार्वजनिक उत्सव, ये सब लोक संस्कार के माध्यम थे।
जी तो ये व्यास विद्यापीठ का काम है कि इसको भारतीय बनाओ, इनको भारतीयता के संस्कार के आधार पर विकसित करो। तो जी ये जी छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा व्यापक ऐसा काम है। जी जी जी, अभी 3 श्रोता का प्रश्न है, थोड़ा संक्षिप्त में रखेंगे तो हो जाएगा। अभी हमारे पास 6 मिनट ही बचे हैं। ठीक है, हम ऐसे ही डॉ- प्रयास करें। हाँ, डॉक्टर भरत सिंह जी। नमस्ते ताई जी। नमस्कार। जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसा कि आपने भी बताया, पहले भी मैंने पढ़ा था कि ये कुंभ जो लगता है 12 साल पर, यहाँ से पूरा दिशा निर्देशन होता था धर्म संसद के माध्यम से पूरे देश को। तो वह जो व्यवस्था ठीक है टूट फूट गई है, तो उसको क्यों नहीं मजबूत किया गया, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? हाँ, जो आपके 2 वाक्य नहीं सुनाई दिए। हाँ, जो कुंभ की जो व्यवस्था है, जहां से हम धर्म संसद से दिशा निर्देशन पूरे हाँ, देश को जाता था, तो उसको मजबूत करने के बारे में क्या सोचा गया है? अभी सोचा कुछ नहीं गया है, सोच जी रहे हैं और सबको मिलकर सोचना है। और जी कुंभ का तो एक माध्यम है, बहुत सारे माध्यम पहले थे, वो धीरे जी धीरे लुप्त हो गए। तो जी कुंभ जी अभी इस आज की व्यवस्था में बचा है, जी उसको जी सही अर्थ में उपयोगी बनाना, ये तो हमारे सामने एक मिशन है। और जी जी उसका हमें धर्माचार्यों के साथ करनी चाहिए, जी अनेक जी साधु के साथ करनी चाहिए। तो ये तो जी एक जी काम है हमारे सामने, परंतु जी ऐसे दूसरे भी आयोजन हो सकते हैं। जी हम जी अभी पिछले वर्ष में देश जी भर में विभाग स्तर पर महिला जी सम्मेलन हुए कि नहीं? जी जी देश भर में लाखों महिलाओं ने उसमें भाग लिया। तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी हमें मौलिक रूप से विचार करना चाहिए कि जी जी कैसे जी अर्जित होते। ऐसे व्यास कथाएं होती हैं, जी भागवत जी सप्ताह होते हैं और जी रामायण कथाएं होती हैं, ये जी सुंदरकांड का पाठ सर्वत्र चलता है। जी इसको लोक शिक्षा का माध्यम बनाओ। जी जी हाँ, जी अभी नवरात्रि और गणेशोत्सव कितना विकृत हो गया, जी जी तो उसको सुसंस्कृत बनाओ या जी उसको बंद करके नए आयोजन करो जो लोक को जी संस्कारों के आधार के भारतीय ज्ञान के आधार पर इकट्ठा करे और उनका जी जी प्रबोधन करे। अभी संघ ने कुटुंब प्रबोधन का काम लिया है, जी तो वो एक महत्वपूर्ण विषय है, देश भर में चला है। जी उसको अधिक अधिक प्रभावी बनाओ, जी ये हमारे व्यास विद्यापीठ का काम होगा। जी 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 ठीक है, जी, काफी क्लियर हुआ, ठीक हाँ जी, है, धन्यवाद। विपुल भाई समय अनुपमा ज्यादा जी। दे दिया। हाँ हाँ, अनुपमा जी, आप पूछिए। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, मेरा 2 प्रश्न था। एक था कि आज की संदर्भ में कुटुंब शिक्षा और लोक प्रबोधन तो हो जाएगा, परंतु जैसे आपने बताया कुबेर विद्यापीठ ये सब आजकल विदाउट परमिट फ्रॉम द गवर्नमेंट वो चलाने नहीं देते, बाद में वो अड़चन लेके आते हैं। दे विल वेट टिल यू गेट एस्टैब्लिश्ड, फिर इसमें कैसे मान्यता प्राप्त करे वो, ऐसे करके वो अड़चन अवरोध पैदा हाँ, करते हैं। ये ये एक सब प्रश्न रहा है। हाँ हाँ, ये सब एक एक प्रश्न पहले कर लो। ये हाँ पुनः हाँ हम आज की स्थिति का ही विचार करते हैं, परंतु एक सूत्र हमेशा ध्यान में रखो, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव एंड डू समथिंग आउट ऑफ इट। वो करो, सर्वेषाम अविरोधेन, विरोध करने में शक्ति खर्च मत करो। जो कर निर्माण होगी, सामर्थ्य बढ़ेगा, आगे बढ़ो। ठीक है। और हाँ, और दूसरा था एक जिज्ञासा था
कि जब मैं थोड़ा भ्रमण करती हूँ तो आई सी नहीं, हाँ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। हाँ, तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि जैसे बड़े बड़े जैसे श्रीरंगम है, चिदम्बरम है, यहाँ पे सब बहुत सारे पाठशालाएं हैं, अभी भी उनके अंतर्गत है, परंतु बिकॉज ऑफ द कंपल्शंस ऑफ द सोसाइटी आजकल वो बच्चे भी रेगुलर स्कूल जाने लगे हैं और घर में ही हो रहा है। तो क्या हम ऐसा कुछ कार्य यहाँ पर कर सकते हैं कि they don't have to really go and receive this kind of English education because they are the most fertile soil जहाँ पे ये सारी बातें अच्छी तरह से है वो करो, जो कर सकते हैं वो करो, जो नहीं कर सकते हैं वो छोड़ो, उसकी चिंता मत करो। धीरे धीरे आप जो नहीं कर सकते हैं वो करने की अनुकूलता निर्माण कर देंगे। आज भी हम सब लोगों का मानस ऐसा है, क्या नहीं कर सकते हैं वी ड्वेल अपॉन दैट, लेकिन क्या कर सकते हैं उसकी सूची बनाते जाओ तो 50 बातें सूझेंगी कि हाँ ये तो कर सकते हैं। जी अंतिम प्रश्न ले लेते हैं ताई, आशाबेन सोनीकर। हाँ जी आशाबेन। प्रणाम ताई जी। मेरा प्रश्न था कि व्यास विद्यापीठ और चाणक्य विद्यापीठ और पीताबाई उप विद्यापीठ, अगर सभी विद्यापीठ अलग अलग काम करेंगे तो जो प्रवेश करेंगे विद्यार्थी तो सभी अलग होंगे, तो उनको शुरू से ही ये निश्चित करना है कि उनको कौन सा अध्ययन करना है। और अगर ये शुरू से ही निश्चित करते जो जो विद्यापीठ का जो विद्यार्थी है तो उसको अगर व्यास विद्यापीठ को पसंद किया तो वो पिता विद्यापीठ से वंचित रहेगा, उसके विषय से होगा। देखो दुनिया में खाने के लिए भी 100 वस्तुएं मिलती है, सभी स्वादिष्ट हैं, सभी पौष्टिक हैं, सभी अच्छी है, सुलभ है, तो भी आपको उसमें से चयन तो करना ही पड़ेगा ना। फिर आप कहेंगे कि अरे मैं रसगुल्ला खाऊंगी तो पूरन पोड़ी से वंचित रह जाऊंगी, और पूरन पोड़ी खाऊंगी तो लड्डू से वंचित रह जाऊंगी। ऐसा नहीं होता। आप अभी भी तो अपने बच्चे के लिए हजारों में से एक ही विद्यालय का चयन तो करते हैं, और सभी विद्यालयों में अलग अलग होता है। तो भी आप मेडिकल में जाते हैं तो इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, आपको तय तो करना ही होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान कहता है वो तो 10 वर्ष की आयु में तय हो जाना चाहिए। तो लेकिन हमारे विद्यापीठ में तो शुरुआत के प्रवेश से ही ये निश्चित कर देना पड़ेगा ना। वंचित नहीं होते वो, अरे चयन तो आपको करना ही होगा ना कि आपको बनना क्या है और आपको करना क्या है। एक से 10 तक अभी जो अध्ययन हो रहा है तो सभी का एक ही होता है, और 10वीं से उनको तय करना होता है कि वो कौन सी लाइन सिलेक्ट करेंगे। तो हमें तो हमारे विद्यापीठ 5 वर्ष पहले अरे 10वीं के बाद करेंगे तो भी 10 में से कोई एक ही तो विद्या शाखा करेंगे, तो अभी 5 वर्ष पहले करो, 5 वर्ष पहले करो। वो तो साइकोलॉजिकली और व्यावहारिक दृष्टि से अधिक आवश्यक है। जी जी जी। तो स्थिति शक्ति क्षमता, मानसिकता, आवश्यकता सबको देखकर जीवन में कभी तो कुछ तय करना होता है ना। तो तय करने के बाद जो तय किया वही होता है, 1000 बातें फिर बाद में रह जाती हैं। आपको 100 सामने युवतियां हैं, सभी सुंदर हैं, सभी गुणवती हैं, सभी शीलवती हैं, सभी अच्छे घर की हैं, आपके सामने चॉइस है, परंतु आपको चयन तो एक का ही करना है ना। हाँ, मतलब कि अध्ययन जब शुरू होगा बच्चे 5 वर्ष तब से ही होगा। तभी होता है। हमारे यहाँ पता है, मैं अंतिम मुद्दा, बाद में समय हो गया होगा, तय कब होता है पता है जीवन का मिशन क्या है? तो शास्त्र कहते हैं बालक जब घुटने भरते भरते बैठने लगता है
तो कितना होता है, 6 महीने का, 7 महीने का होता है। तब जी विभिन्न व्यवसायों के साथ संबंधित जो उपकरण है वो खिलौने के रूप में सामने फैला कर रखो। वो अपनी रुचि से जो भी खेलने के लिए लेता है वो उसका जीवन कार्य है। धनुष्य बाण लेता है या ऐसा ही कोई साधन लेता है तो उसको युद्ध कला शस्त्र संचालन सीखना है। पुस्तक या लेखनी लेता है तो उसको अध्ययन करके आचार्य बनना है। अब ये तो 6 महीने में तय हो गया। अब आप क्या करेंगे? क्या जी पुस्तक और लेखनी ली तो वो शस्त्र विद्या से वंचित हो गया या कृषि से वंचित हो गया, ऐसा कहेंगे क्या? जी नहीं नहीं, आप केंद्र में आचार्य बनने के अध्ययन को रखकर बाकी सब का अनुभव ले सकते हैं। थोड़ा बहुत तो सीखना ही चाहिए सब कुछ। लेकिन मुख्य क्या है? शस्त्र विद्या। मुख्य क्या है? आचार्य विद्या। मुख्य क्या है? कृषि विद्या। मुख्य क्या है? वस्त्र विद्या। ऐसे एक मुख्य और उसके साथ जुड़ी हुई अनेक का थोड़ा थोड़ा अनुभव, ये तो होता ही है। पूर्व में भी जब राजकुमार भी विद्यापीठों में गुरुकुलों में पढ़ते थे तो और एक विद्या उनको अनिवार्य होती। जैसे जैसे पांडवों के सभी पांचों भाइयों को होना क्या है? राजा और राजकुमार, यही है ना, राज्य चलाना है सभी को। लेकिन आप देखिए पांचों भाई एक एक दूसरी विद्या में कितने निपुण थे। भीम पाक विद्या में निपुण था, सहदेव अश्वपाल था, नकुल गोपाल था और अर्जुन नृत्य विद्या में कुशल था और युधिष्ठिर द्यूत विद्या में थे। तो काम में आया कि नहीं उनको? ये निपुण थे एकदम। तो कैसे निपुण हुए? सीखे तब। अश्वपाल और गोपाल ऐसे ही थोड़े हुआ जाता है। परंतु मुख्य क्या था? राजनीति, युद्ध नीति, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, माने वेद भी सीखने हैं, ये मुख्य है। परंतु ये सारी विद्याएं भी हैं। जी जो गोपाल की विद्या सीखेगा वो अश्वपाल की नहीं सीखेगा, ये भी तो स्पष्ट है। जो नृत्य सीखेगा वो चित्रकला नहीं सीखेगा, ये भी तो गृहित है। जी भाई जी क्या समय हो गया? जी, तो अगले सत्र के लिए स्मरण रहे अंतिम 20वां सत्र अनुभव कथन का और समापन का है। इसलिए इस बार पहले से आपने नहीं भेजे तो भी प्रश्न अच्छे आए, ये तो अच्छी बात है। परंतु अनुभव कथन के लिए आप ऐसा न करें, अपने नाम पहले से ही दें। इतना तो हमारा भी अधिकार बनता है, हक बनता है कि आप अनुभव कथन के लिए अपने नाम पहले से ही दें। और इसका अर्थ है उपस्थित रहने की गारंटी, ये भी तो है। तो इतना कर लीजिए, निवेदन है। और अभी मैं यहाँ रुकती हूँ। जी, कल्याण मंत्र से सत्र का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।